साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे थर्ड ईयर आरएससी ब्रांच के सब्जेक्ट MR 309 यानी फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो कि जिसका कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस। साथियों, इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम बात की थी नेशनल बिल्डिंग कोड पर, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर भी शॉर्ट नोट्स आता है। ये टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन बिल्डिंग कोड्स। आइए इस के बारे में देखते हैं। साथियों, जो पश्चिमी देश हैं और काफ़ी विकसित देश हैं, जिनके अंदर यूके, यूएसए, यूरोप तथा अन्य देश आते हैं, वहाँ पर प्रारंभ में जो अग्नि सुरक्षा से रिलेटेड नियम थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इन द वेस्ट इनिशियली reactive legislation followed, particularly devastating fires like the Great Fire of London in 1666, यानी लंदन के अंदर 1666 में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई थी। उसके बाद ही इस बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाने लगा और जो डेडिकेटेड फायर रेगुलेशंस एंड कंट्रोल गोट फॉर्मलाइज ओनली सिंस द लास्ट सेंचुरी, और जो गत सेंचुरी थी उसके अंदर ही इस पर थोड़ा डेडिकेटेड मतलब उस पर ध्यान देकर समर्पित रूप से सोचा जाने लगा। हाउएवर इन एडवांस कंट्री लाइक यूके, यूएसए, यूरोप etc., there has been an increasing trends for addressing the fire safety of building and structures through the recently developed discipline of fire safety engineering। यानी जो एडवांस कंट्री थे इनके अंदर जो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है यानी अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग, ये एक नए विषय के रूप में डेवलप हुआ और इसके द्वारा फायर सेफ्टी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से की जा सकती है इस पर कार्य किया गया। जो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है, इट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर एंड ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल इन फायर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ फायर। यानी जो अग्नि का विध्वंसक रूप है उसको समझने के लिए जो फायर सेफ्टी है इस पर साइंटिफिक तथा इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर इसको समझा गया कि आग क्या होती है और इस आग के अंदर लोगों का बिहेवियर किस तरीके से रिएक्ट होता है। इन सब को जो फायर सेफ्टी है इसको अचीव करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या इसके बारे में आगे किया गया है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड फॉर बिल्डिंग फायर सेफ्टी बाय ए रेंज ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके द्वारा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग पर आगे काम किया गया है। ये हैं पहला, असेसमेंट ऑफ फायर हजार्ड्स एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी जब कभी कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसका असेसमेंट करना और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं इनको देखना।
सेकेंड है रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल डैमेज बाय प्रॉपर डिजाइन, कंस्ट्रक्शंस, अरेंजमेंट एंड यूज ऑफ बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। तो जो जहाँ पर जो डैमेज होता है, नुकसान होता है, वो प्रॉपर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस अपना सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन तथा स्टोरेज की क्या व्यवस्था हो सकती है, इनके द्वारा जो अग्नि दुर्घटना में जो नुकसान होता है उसको कम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्सिंग द पैरामीटर ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एवोल्यूशन फॉर प्रोविजन ऑफ ऑप्टिमम फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स। इसके बाद में अगला है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा ऑफ फायर डिटेक्शन, सप्रेशन, कंट्रोल, फायर रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट। यानी जो फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिज़ाइन के अंदर, उनके मेंटेनेंस में, उनको इंस्टॉलेशन के अंदर किस तरह से अग्नि को कंट्रोल किया जा सकता है, अग्नि नहीं लगे ऐसे उपाय किए जाते हैं। और लास्ट है डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड मैन पावर इन फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। यानी जब कभी कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके अंदर जो फायर फाइटिंग होते हैं इक्विपमेंट को मैन पावर कैसे यूज़ करती है, और अगर दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद में कम से कम नुकसान हो तो उसमें जो भी क्रियाविधि होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करना। तो इस प्रकार से जो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जिनके अंदर इन बातों का अध्ययन करके हम उसमें जान और माल के कम से कम नुकसान को रोक पाने में सक्षम होंगे। इसके बाद में इसी के अंदर फॉर मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड फॉर स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट और वेयर देयर आर वेरी अनयूजुअल एंड मल्टीपल फायर हजार्ड्स, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अन्यान्यास या कई मल्टीपल फायर हजार्ड्स होते हैं, उनके अंदर फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग अप्रोच ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फ्रॉम फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये केवल अग्नि सुरक्षा के बिंदु से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट इज़ आल्सो द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। और ये जो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग अप्रोच है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस बात पर अब ध्यान दिया जाने लगा है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो इस प्रकार ये टॉपिक था इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन बिल्डिंग कोड्स। अब इसमें आगे है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड इंडियन सिनारियो, यानी अभी भारत का क्या परिदृश्य है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है, इंडिया की स्थिति है, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल बाई लॉज हैं उनको लागू करने के तरीके हैं, उनके अंदर उनकी कंप्लायंस तो कम होती है बल्कि उनका वोलेशन ज़्यादा होता है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर इन्फोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स आर लैकिंग, यानी हम इसमें इन्फोर्समेंट करने में काफ़ी पीछे हैं। एंड वेयर कोड वोलेशन आर मोर कॉमन एंड कंप्लायंस ड्यू केयर हैज़ टू बी टेकन टू एंश्योर, वेयर कोड्स वोलेशन आर मोर कॉमन देन कंप्लायंस, यहाँ पर लोग नियमों का पालन कम करते हैं और नियमों को तोड़ने में ज़्यादा आगे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ड्यू केयर हैज़ टू बी टेकन टू इंश्योर, इस यहाँ पर क्या करना चाहिए, दैट द न्यू अप्रोच डज नॉट रिड्यूस द लेवल ऑफ फायर एंड लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो नई अप्रोच है वो लगानी चाहिए। रेगुलेशन शुड फर्मली प्लेस
and responsibility for provision and maintenance of fire protection facility in buildings on owners and occupants। यानी जो बिल्डिंग के अंदर जो लोग रहते हैं या जो उनके मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं न हों। इसमें हम आगे देखते हैं द डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, प्रमोटर्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोग फाइनेंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, ओनर्स एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैव टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर inadequate provision or untimely failure of fire protection measures in building। यानी इन बिल्डिंग्स के अंदर अगर कोई फायर प्रोटेक्शन फेलियर होता है तो ये जो लोग हैं इनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट विल बी डिजायरेबल, क्या करना चाहिए? टू अमेंड द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स और बाई लॉज। जो अभी प्रचलित रूल हैं उनके अंदर कुछ संशोधन करना चाहिए, उनमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स टू इंक्लूड द रिलेवेंट प्रोविजन फ्रॉम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 21 मार्च 2001 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मेक्स द प्लेयर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, अकाउंटेबल एंड लायबल फॉर एनी नेग्लिजेंस। यानी अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई लापरवाही होती है तो उसकी जिम्मेवारी जो नॉन कंप्लायंस करने वाले हैं उन लोगों पे की जाए। अकाउंटेबल एंड लायबल फॉर एनी नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रिलेवेंट कोड। जो भी निर्धारित नियम हैं उनकी कोई कंप्लायंस नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये था जो बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन थे उनके बारे में। उसके अंदर आज मैंने 2 टॉपिक कवर किए, एक तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन बिल्डिंग कोड और दूसरा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड इंडियन सिनारियो। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।